सुप्रभात बच्चों। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 3, मात्राएं, व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 3 में मात्राएं पढ़ेंगे, समझेंगे और उससे संबंधित कार्य को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो बेटा, अपनी पुस्तक अनुपम हिंदी व्याकरण भाग 2 में हम आज पाठ 3 मात्राएं को पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए बेटा, दिया गया है कि हम वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से परिचित हो चुके हैं। स्वर का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। बेटा, हमने पाठ 2 में वर्ण विचार पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ध्वनि, वर्ण, वर्ण के भेद, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अन्य व्यंजन आपको बताए थे। साथ ही साथ हमने अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग के बारे में भी जाना था। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वर्णमाला के स्वर और व्यंजन से हम परिचित हो चुके हैं। वर्णमाला किससे मिलकर बनती है? स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है ना बेटा। तो आपने इसे जान लिया है। तो स्वर का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, देखिए तथा समझिए। स्वरों का मूल रूप में प्रयोग, जैसे यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। देखिए, पहला चित्र किसका है? अचकन। पहला चित्र है अचकन। दूसरा चित्र है बेटा आम का। दूसरा चित्र किसका है? आम का। तीसरा चित्र है बेटा ऋषि का। तीसरा चित्र किसका है? ऋषि का। और चौथा चित्र है बेटा ऐरावत। चौथा चित्र किसका है? ऐरावत का। ठीक है। अब आगे देखिए, ऊपर दिए गए शब्दों का पहला वर्ण स्वर है। यानी कि ये जितने भी चित्र थे और जितने भी यहाँ दिए गए शब्द हैं, इनका पहला वर्ण क्या है? स्वर है। जैसे अचकर में देखिए अ, आम में देखिए आ, ऋषि में देखिए री और ऐरावत में ए। तो इनका पहला वर्ण क्या है? स्वर है। और यहाँ स्वर का प्रयोग उनके मूल रूप में किया गया है। यानी कि हम इन्हें जानते हैं। हमने पहले भी स्वर पढ़ा हुआ है। हमें बताया गया था अ से अचकन, आ से आम, ऋ से ऋषि और ऐसे ऐरावत। तो देखिए, मैंने निशान भी लगा दिया। तो यहाँ पे बेटा जो ये स्वर आए हैं, ये अपने मूल रूप में आए हुए हैं, है ना। इन्हें देखते ही हम पहचान गए। आगे देखिए, स्वरों का व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में प्रयोग। अब हम स्वरों का व्यंजन के साथ में चिन्ह के रूप में प्रयोग समझते हैं। ठीक है। देखिए बेटा, चित्र दिया गया है मैना का। म में आई की मात्रा लगी है और न में आ की मात्रा लगी हुई है। अब जब इसे हमने वर्ण विच्छेद कर दिया, यानी कि हमने वर्णों को अलग अलग करके लिखा, तो हमने लिखा आधा म जमा ए जमा आधा न जमा आ, मैना। देखिए, यहाँ पे हमने स्वरों का व्यंजन के साथ में चिन्ह के रूप में प्रयोग किया है। देखिए, यहाँ पे चिन्ह प्रयोग किए गए ना, और यहाँ हमने व्यंजन को ही लिखा और साथ में स्वर को लिख दिया। और देखिए, यहाँ स्वर अपने मूल रूप में दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पे हमने चिन्ह के रूप में प्रयोग किया। देखिए, दूसरा चित्र देखिए बाल्टी का है। ब में आ की मात्रा है, ल ट में बड़ी ई की मात्रा, तब जा करके शब्द बना बेटा बाल्टी। अब देखिए, आधा ब जमा आ जमा आधा ल जमा अ जमा आधा ट जमा ई। इन सबको जब हमने मिलाया, तब शब्द बना बाल्टी। अब देखिए, बाल्टी में भी जब हमने शब्द लिखा तो हमने चिन्ह का प्रयोग किया।
और जब हमने इसे तोड़ कर लिखा है देखिए, तो इनके मूल रूप को लिखा है ना। देखिए आ, ई, यहाँ पे देखिए हमने चिन्ह का प्रयोग किया है। अब ऐसे एक चित्र दिया गया है बेटा, ये है रुपया। अब देखिए रुपया यहाँ पे जो हमने लिखा, तो र में छोटे ऊ की मात्रा लगाई है, प य में आ की मात्रा लगाई है, तब शब्द बना बेटा रुपया। अब इसे हम अगर तोड़कर लिखते हैं तो देखिए आधा र जमा छोटा उ जमा आधा प जमा अ जमा आधा य जमा आ। देखिए जब इन्हें हमने तोड़कर लिखा तो इनके मूल रूप को लिखा है यहाँ पर, और जब हमने शब्द को जोड़कर लिखा तो हमने चिन्ह का प्रयोग किया है। अब ऐसे कुर्सी देखिए, क में छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, कु, र सा में बड़ी की मात्रा लगी है, सी, कुर्सी। शब्द अगर हमें लिखना है कुर्सी तो आपको ध्यान रखना है कैसे लिखना है। और जब इसे हम तोड़कर लिखते हैं तो देखिए आधा क जमा छोटा उ जमा आधा र जमा अ जमा आधा श जमा ई। जब हमने तोड़कर लिखा तो देखिए मूल रूप का प्रयोग किया, और जब हमने शब्द को जोड़कर लिखा तो हमने चिन्ह का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से बेटा दिया गया है कि ऊपर दिए गए शब्दों में रेखांकित स्वर अपने मूल में प्रयोग न होकर विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग किए गए हैं। ये विशेष चिन्ह ही मात्राएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मात्राएं कहलाती हैं। अभी आपने देखा कि जब शब्द लिखा तो हमने विशेष चिन्ह का प्रयोग किया है ना, जैसे मैना, बाल्टी, रुपया, कुर्सी। बेटा आपको मैंने मात्राएं तो पिछली कक्षा में भी सिखाई हैं और आप सबको मात्राएं आती भी हैं। चलिए इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए बेटा, वर्णमाला किससे बनी होती है? स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी होती है। मैंने आपको बताया था कि स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए बेटा, व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे आधा क जमा अ तो बन गया क, आधा न जमा अ बन गया न। तो बेटा जब भी आप व्यंजन लिखेंगे तो उसमें अ वर्ण को लगाएंगे तभी व्यंजन पूरा होगा, नहीं तो वो आधा रहेगा। देखिए यहाँ हलंत लगा है ना, इसका मतलब ये आधा क है। जब हमने इसमें अ स्वर को जोड़ दिया तो ये पूरा हो गया, यानी कि हमने आधा क जमा अ किया तब जाके क बना, आधा न जमा अ किया तब जाकर के न बना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बेटा। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यंजन में अ निहित होता है, यानी अ जरूर होता है। अब बेटा आपने जाना कि स्वर 11 होते हैं और स्वर का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। अभी मैंने आपको पुस्तक में पढ़ाया ना कि स्वर का प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। देखिए नंबर 1 है बेटा स्वरों का मूल रूप में प्रयोग। अभी आपको मैंने बताया था ना चित्रों के माध्यम से जब स्वर अपने मूल रूप में आए थे। यहाँ कुछ मैंने शब्द लिखे हैं। देखिए अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन। तो यहाँ पर स्वरों का मूल रूप में प्रयोग किया गया है। देखिए अनार में अ, आम में आ, इमली में ई, ईख में ई, उल्लू में उ और ऊन में ऊ। तो इस प्रकार यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए थे बेटा, यहाँ हमने स्वरों का मूल रूप में प्रयोग किया। ठीक है। दूसरा देखिए स्वरों का व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में प्रयोग। देखिए मैना। देखिए बेटा पहला शब्द है मैना। अब म में आई की मात्रा लगी हुई मैं, न में आ की मात्रा मैना। अब इसे हम अलग अलग करके अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? आधा म जमा ए जमा आधा न जमा आ बन गया मैना।
अब देखिए यहाँ पे हमने चिन्ह का प्रयोग किया और यहाँ पे हमने मूल रूप का प्रयोग किया। ठीक है, ऐसे देखिए बाल्टी, बाल्टी में देखिए अध ब जमा आ जमा आध ल जमा अ जमा आध ट जमा ई। ये देखिए हमने इन्हें अलग अलग करके लिखा तो स्वर के मूल रूप का प्रयोग किया और यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग किया। ठीक है, अब ऐसे अगर कुर्सी देखिए, कुर्सी में क छोटा उ, र स में बड़ी ई, तो ये मात्रा लगी हुई है ना छोटे उ की और बड़ी ई की। अब इसे अगर हमें तोड़कर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए आधा क हलंत लगा देंगे जमा छोटा उ, क्योंकि मूल रूप में आएगा ना, जमा आधा र जमा अ जमा आधा स जमा ई। देखिए बन गया ना कुर्सी। तो कुर्सी में जब हमने पहला शब्द पढ़ा तो कुर्सी बेटा चिन्ह के माध्यम से लिखा गया है और यहाँ देखिए हमने इनके मूल रूप में लिख दिया है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि स्वरों का व्यंजन के साथ चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो बेटा आपने जाना कि स्वरों के अपने विशेष चिन्ह होते हैं और यही चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। जो स्वर हैं उनकी अपने विशेष चिन्ह होते हैं और यही चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा मात्राएं देखिए। यहाँ मैंने स्वर लिखा है और यहाँ हम उनकी मात्राएं जानेंगे। ठीक है, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अ सभी व्यंजन में जुड़ा होता है। ठीक है, आ की देखिए मात्रा हम लगाते हैं ना, ये देखिए आ की मात्रा है ये। अब छोटी ई की मात्रा, ये देखिए आगे से लगती ऊपर भी लगती, तो ये छोटी ई की मात्रा है। अब देखिए बड़ी ई की मात्रा पीछे से लगती और ऊपर भी लगती, ये है बड़ी ई की मात्रा। और छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगती बेटा और आगे को लगती है। और बड़े ऊ की मात्रा नीचे ही लगती है पर पीछे की तरफ लगती है, ये है बड़े ऊ की मात्रा। अब री ऋषि की मात्रा भी नीचे पैर में लगती है, ये है री ऋषि की मात्रा। और ए की मात्रा ऊपर लगती और एक है लगती, यानी ए की मात्रा ऊपर लगेगी। ठीक है, आई की मात्रा बेटा दो है लगती और ऊपर ही लगती ये दोनों, तो इस प्रकार से ये आई की मात्रा है। और बेटा ओ की मात्रा कैसे लगती है? नीचे से लगती और ऊपर भी लगती, यानी कि देखिए जैसे ओ में लगती ना वैसे ही उसकी मात्रा होती है। और औ की मात्रा भी वैसे ही होती है जैसे औ को बनाते समय हम लगाते हैं। ये देखिए ये है औ की मात्रा। तो आपको इन मात्राओं का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप शब्द बनाते हैं तो आप इन सभी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इतना हमने समझ लिया। अब आगे देखिए, आओ मात्राओं से बने शब्दों को पढ़ें और सीखें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, किंतु सभी व्यंजन अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे स्वर है, मात्रा लिखा हुआ है और मात्रा सहित व्यंजन से बना शब्द है। और व्यंजन कौन सा लिया गया है? म। चलिए देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब इससे अगर हमें शब्द लिखना है तो आधा म जमा अ क्या बन गया? म। और शब्द क्या लिखा हुआ है? मटर। चित्र भी देखिए दिया गया है। आ और आ की मात्रा सीधी लगती, देखिए आधा म जमा आ बन गया माँ और शब्द बना माला। चित्र भी दिया गया है। ई और ई की मात्रा आगे से लगती ऊपर भी लगती, देखिए आधा म जमा ई जोड़ेंगे तो क्या बन जाए? पढ़ेंगे मी।
और शब्द क्या लिखा हुआ है? मिठाई। देखिए मिठाई का चित्र भी दिया गया है। और ये है बड़ी, और ये है बड़ी की मात्रा जो पीछे से लगती और ऊपर भी लगती। देखिए अधम जमा ई जोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? मी। और शब्द बना है बेटा मीनार। चित्र भी दिया गया है मीनार का। अब देखिए छोटा ऊ, और छोटा ऊ की मात्रा नीचे लगती है बेटा, छोटे ऊ की मात्रा नीचे लगती है। और इसका उच्चारण हम जल्दी करते हैं। उ। देखिए अधम जमा उ, हमने मात्रा लगा दी तो क्या पढ़ेंगे? मु। और शब्द क्या लिखा है? मुर्गा। चित्र भी मुर्गा का दिया गया है। ये क्या है? ऊ, बड़ा ऊ। और बड़े ऊ की मात्रा नीचे लगती, पीछे को लगती। अधम जमा ऊ क्या पढ़ेंगे? मुंह। और मुंह से शब्द बना मूली। देखिए मूली का चित्र दिया गया है। ये है ऋषि ऋषि, और ये रही ऋषि ऋषि की मात्रा जो नीचे लगती है। ठीक है। अब देखिए अधम जमरी क्या पढ़ेंगे? मृ। और शब्द क्या दिया गया है? मृग। ये देखिए चित्र दिया गया है बेटा मृग का। ठीक है। अब देखिए ए, और ए की मात्रा ऊपर लगती, एक है लगती। अधम जमा ए, हमने मात्रा लगा दी म में तो क्या पढ़ेंगे? में। और शब्द क्या दिया गया है? मेमना। ये देखिए मेमना। अब देखिए बेटा ऐ है ना, और ये है ऐ की मात्रा ऊपर लगती, दो हैं लगती। अधम जमा ऐ क्या पढ़ेंगे? मैं। और यहाँ पे शब्द क्या दिया गया है? मैना, है ना, मैना। ऐसे ही ओ, और ये है ओ की मात्रा नीचे से लगती है और ऊपर एक लगती है। अधम जमा ओ बन गया मो। और शब्द क्या लिखा हुआ है बेटा? मोर। और चित्र भी देखिए मोर का दिया गया है। ये है आओ, और ये है आओ की मात्रा नीचे से लगती है और ऊपर दो है लगती। ठीक है। तो अधम जमा आओ मौ। और शब्द दिया गया है मौली। ये देखिए मौली का चित्र। बिंदु और चंद्र बिंदु। बेटा बिंदु अनुस्वार की मात्रा कहलाती है ना, और चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक भी कहते हैं। देखिए अंग की ये मात्रा है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। अगर हमें शब्द लिखना है घंटी तो कैसे लिखेंगे? अधघ जमा अ जमा अधड़ जमा अधट जमा बड़ी ई, तब बनेगा बेटा घंटी। अब देखिए अ, और ये है चंद्र बिंदु, है ना। अगर हमें दांत शब्द लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आध द जमा आ जमा आधत जमा अ। अगर हम इसे जोड़ देंगे तब हमारा शब्द बन जाएगा दांत। अब ये देखिए क्या है? अह, यानी कि विसर्ग। ये देखिए विसर्ग की मात्रा। अगर हमें नमः लिखना है ना, तो देखिए आधा न जमा अ जमा आधा म जमा आहा बन गया नमः। तो आपने बिंदु और चंद्र बिंदु से बने शब्द को हम कैसे अलग अलग करके लिखते हैं ये भी जान लिया। आपको ध्यान रखना है कि अंग को हम अनुस्वार कहते हैं, और ये अ जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं इसे हम बेटा अनुनासिक कहते हैं, और ये जो है आहा, आहा को हम विसर्ग कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि अंग और आहा आपके अयोगवा हैं। ठीक है। आगे देखिए बेटा दिया गया है र व्यंजन के साथ उ और ऊ की मात्रा वर्ण के बीच में लगती है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। इसे बेटा हम समझेंगे र के भिन्न भिन्न रूप के अंतर्गत। ठीक है। जो र वर्ण है
इसमें देखिए छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का हम प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए ये आधा र है, ठीक है, और इसमें अगर हम ऊ, छोटा ऊ है ना, इसको जोड़ेंगे तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, रू। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीछे क्यों लगा है ना, इसकी पीठ पर क्यों लगा हुआ है। जब भी बेटा र वर्ण में हम उ का प्रयोग करते हैं तो रा व्यंजन ही ऐसा व्यंजन है जिसमें उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा पीठ पर आती है। देखिए यहाँ मैंने आपको मूल रूप में बताया और यहाँ मैंने चिन्ह के माध्यम से बताया, यानी मात्रा के माध्यम से बताया कि अगर र के बाद में उ की मात्रा आ जाए तो आप उसकी पीठ में लगाएंगे। कैसे लिखेंगे एक बार मैं बता भी देती हूँ। देखिए र लिखना है आपको और ऐसे चिन्ह बदल जाएगा। देखिए ऐसे नहीं लगेगी, एक बार फिर से देखिए, र में छोटे ऊ की मात्रा उसकी पीठ पे लगती है। ये देखिए क्या पढ़ेंगे, रु। अब देखिए अगर र वर्ण में हमें बड़े ऊ को जोड़ना है तो देखिए लिखा हुआ है रू, यहाँ पे अपने मूल रूप में आया हुआ है और देखिए यहाँ पर हमने चिन्ह के रूप में प्रयोग किया है। अगर हमें चिन्ह के रूप में प्रयोग करना है तो कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, जैसे बड़े ऊ की मात्रा होती है वैसे ही लगेगी पर पीठ में लगेगी। क्या पढ़ेंगे, रू। देखिए र में बड़े ऊ की मात्रा, फिर से देखिए र में बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, पीठ में लगती है, रू। ठीक है, अगर आपको कभी दिखाई दे र उस पे ऐसा दिखाई दे आपको तो इसका मतलब इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, और अगर र में बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे तो आप समझ जाइए रू है, रू, रू। ठीक है बेटा, देखिए आपकी पुस्तक में कुछ शब्द भी दिए गए हैं। जब हमने र में उ को जोड़ा तो पढ़ेंगे रु, और रु से शब्द बना रुपया, गुरु। ठीक है, रुपया, गुरु। और जब हमने र में ऊ को जोड़ा तो हम क्या पढ़ेंगे, रू, और चित्र दिया गया किसका, रुमाल, रुमाल। और ये किसका चित्र है, अमरूद, अमरूद। तो इस प्रकार से जब भी आप र के भिन्न भिन्न रूप में छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा को लगाकर लिखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि र व्यंजन ही कैसा व्यंजन है, ऐसा वर्ण है जिसमें ऊ और ऊ की मात्रा पीठ पे लगती है। ठीक है, आगे देखिए र का अन्य व्यंजनों के साथ मेल। देखिए बेटा, जब कोई व्यंजन र के साथ मिलता है तो र उसके पैरों में लगता है। ठीक है, जैसे दिया गया है अधप जमर, क्या पढ़ेंगे, प्र, और शब्द क्या दिया गया है, प्रकाश, प्रेम। अधक जमर क्या पढ़ेंगे, क्र, शब्द दिया गया है क्रम, क्रोध। ठीक है, दूसरा देखिए, जब र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो र के सिर पर लगता है। जैसे अधर जमम म्र, धर्म, मर्म। अधर जमक क्या पढ़ेंगे, रक, यानी तर्क, अर्क। धर्म, मर्म, तर्क, अर्क। तो बेटा आपको इस में जो बताया गया है ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं कि र अपने मूल रूप में है, यानी कि स्वर सहित है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले समझाया है, चलिए इसे फिर से समझते हैं।
बेटा आपने जब देखा इस तरह से चिन्ह ना, तो इसे हम कहते हैं पदेन। याद है आपको पदेन? पदेन का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं। देखिए, जब कोई व्यंजन र के साथ मिलता है तो र उसके पैरों में लगता है। पदेन में देखिए पद आ रहा है ना, और पद का अर्थ है पैर, यानी कि जब र व्यंजन के साथ मिलता है तो र उसके पैरों में लगता है। जैसे अध क जम र तो क्र, अध म जम र तो पढ़ेंगे म्र, अध प जम र तो पढ़ेंगे प्र। तो बेटा जब आपको पाई वाले वर्णों में र जोड़ना है तो आप इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर क में आपने र लगाया तो ऐसे लगा देंगे पाई वाले वर्ण में, है ना। म में देखिए मैंने लगाया, म लिखा और ऐसे पदेन लगा दिया, है ना। प में र जोड़ना है, ये देखिए प्र। लेकिन अगर जब गोल वर्ण आ जाए, जैसे यहाँ पे ट और ड, याद आया कुछ आपको? मैंने आपको बताया था ना पिछली कक्षा में कि ट और ड क्या है? गोल वर्ण है। और इसमें जब हम र का प्रयोग करते हैं तो इनका चिन्ह बदल जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। देखिए समझिए, देखिए बेटा, आधा ट जमा र बन गया ट्र। है तो ये पदेन का ही चिन्ह ऐसे, लेकिन जब आधा ट लिखा हमने तो देखिए इसमें ये आधा ट है ना, और जब हम ये पदेन लगा देंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा ना। क्या पढ़ेंगे? ट्र। अब ऐसे देखिए आधा ड लिखा हुआ है, आधा ड में अगर हम ये पदेन का चिन्ह लगा दें आगे तो ये इसका रूप बदल जाएगा ना। तो क्या पढ़ेंगे? ड्र। तो आपको याद रखना है कि जब गोल वर्ण आए तो उसमें पदेन का रूप बदल जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने इनसे बने बहुत सारे शब्द भी सीखे थे। लेकिन उससे पहले बेटा रेफ को समझते हैं। रेफ जो है ऊपर लगता है, देखिए आधा र की तरह से लग रहा है ना। समझिए, जब र यानी आधा र किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो र उसके सिर पर लगता है। देखिए रेफ है ना ये। देखिए आधा र जमा म म्र, शब्द दिया गया धर्म, कर्म, धर्म, कर्म। आधा र जमा त, देखिए आधा र जमा त के ऊपर हमने रेफ लगा दिया। ये जो र है आधा, ये हमने त के ऊपर लगा दिया। शब्द बढ़ा लिखा है हमने शर्त, गर्त, यानी कि जब भी आपको दिखाई दे र आधा है और किसी व्यंजन के आगे आया है, देखिए म में आगे आया है तो ये कहाँ चला लगेगा? ये म के ऊपर लगेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमें शर्म लिखना है, देखिए श, अभी मैं स्वर सहित लिख रही हूं, जमा आधा र जमा म। तो इसे आप कैसे जोड़कर लिखेंगे? श लिखेंगे बेटा, म लिखेंगे और ये जो र है आधा ये ऊपर चला जाएगा, बन गया शर्म। और इसे हम क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। ये र का एक रूप है। पदेन में र पूरा होता है और व्यंजन के बाद में आता है। रेफ में र आधा होता है और जिस व्यंजन में लगता है उसके पहले आता है, जिस व्यंजन में लगता है उसके पहले आता है। तो आपको उसे कहाँ लगा देना है? ऊपर लगा देना है। तो अब आप याद रखेंगे ना कि रेफ कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। और हम जब पदेन लगाते हैं व्यंजन में तो कहाँ लगाते हैं? पैर में लगाते हैं। पदेन में पद याद रखना है आपको, और रेफ में आपको याद रखना है कि रेफ ऊपर लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं मैंने जो रेफ और पदेन से बने हुए हैं। देखिए प्रश्न पदेन का शब्द है, प्राप्त पदेन का शब्द है, क्रम पदेन का शब्द है, ट्रक पदेन का शब्द है,
ड्रम पदेन का शब्द है। ट्रे ट्रे भी पदेन का शब्द है। शर्म शर्म रेफ का शब्द है बेटा। कर्म कर्म रेफ का शब्द है। धर्म धर्म रेफ का शब्द है। तो इस प्रकार से आपको मैंने पदेन और रेफ दोनों समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए, जो कुछ हमने सीखा है उसे दोहराते हैं। आओ दोहराएं। अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। दूसरा बिंदु है, प्रत्येक व्यंजन अ स्वर की मदद से बोला जाता है, यानी कि प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर जरूर मिला होता है। ठीक है। तीसरा बिंदु है बेटा, प्रत्येक स्वर का विशेष चिन्ह होता है, यही चिन्ह मात्रा कहलाता है। यानी कि जितने भी स्वर हैं उनके विशेष चिन्ह है और यही चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। ठीक है। अंग अनुस्वार को व्यंजन के साथ बिंदु तथा आहा को व्यंजन के साथ विसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु या अनुनासिक का व्यंजन तथा स्वर दोनों के साथ प्रयोग होता है, जैसे आँख, ऊंट, कांटा, सांप आदि। तो आपको याद रखना है कि जो अनुस्वार है और जो विसर्ग है इसका प्रयोग व्यंजन के साथ में होता है और जो चंद्र बिंदु है इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों के साथ में होता है। तो ये मुख्य बिंदु हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है। अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि अनुपम हिंदी व्याकरण में पाठ 3 मात्राएं से संबंधित अभ्यास कार्य को करो। आपको बेटा इस कार्य को कॉपी में करना है। तो बेटा इस कार्य को आप फॉर्मेट बनाकर करेंगे। सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, यहाँ पर गृह कार्य लिखेंगे, फिर डालेंगे दिवस, पाठ 3 मात्राएं और उसके नीचे लिखेंगे अभ्यास कार्य। ठीक है। प्रश्न 1 देखिए, सही वर्ण पर मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पे बेटा मैंने अधूरे शब्द लिखे हैं, आप उस पे सही मात्रा लगाएंगे सही वर्ण पर और इन शब्दों को पूरा करेंगे। क मछल, ख कबूतर, ग लमड़ी, घ थला, अंगा मग, च वच। तो आपको क्या करना है? इसमें सही मात्रा लगा करके इन शब्दों को पूरा करना है। प्रश्न 2 देखिए, नीचे दी गई मात्राओं के 2-2 शब्द लिखिए। बेटा आपको आ की मात्रा के 2 शब्द लिखने हैं, छोटी ई की मात्रा के 2 शब्द लिखने हैं, बड़ी ई की मात्रा के 2 शब्द लिखने हैं, छोटे ऊ की मात्रा के 2 शब्द लिखने हैं, बड़े ऊ की मात्रा के 2 शब्द लिखने हैं, ऋषि ऋषि की मात्रा के 2 शब्द लिखने हैं, ए और ऐ की मात्रा के 2-2 शब्द लिखने हैं। ठीक है। प्रश्न 3 में रु तथा रू से बने 3-3 शब्द लिखने हैं। आपको बेटा र में छोटे ऊ की मात्रा को लगाकर 3 शब्द लिखने हैं और र में बड़े ऊ की मात्रा को लगाकर 3 शब्द लिखने हैं। ठीक है। बेटा आप इसे सुंदरता से करेंगे, सुंदर लेख में करेंगे। ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, बिंदु और चंद्र बिंदु लगाकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ मैंने शब्द दिए हैं, आपको इन पे बिंदु का प्रयोग करना है या तो चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। क देखिए चाँद, ऊंट, कुआ, ख में पतंग, जगल, रग। तो आपको इन अधूरे शब्दों पर बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करके इन्हें पूरा करना है। तो बेटा आप इस कार्य को सुंदर लेख में समझकर अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।